उनके शब्द कानून हैं। अपनी आईब्रो कसते हुए संजय अपनी आंखों से अपनी असिस्टेंट को इशारा करते हुए अर्पिता को ढूंढने को कहने लगा। संजय के असिस्टेंट में उसके इशारे को समझकर जल्दी ही भीड़ में अर्पिता को ढूंढना शुरू किया। इतने मेहमानों से भरी उस भीड़ में उसने आखिरकार अर्पिता को ढूंढ लिया। अर्पिता, जल्दी से दादी माँ के पास चलो, दादी माँ तुम्हें देखना चाहती हैं। जैसे ही दादी माँ ने उसकी ओर देखा, वो खुशी से अपना हाथ दिखाकर उसे पास बुलाने लगी। दादी माँ को बुलाता देखकर अर्पिता भी उनके पास चली गई। दादी माँ, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भगवान करे आप 100 से भी ज्यादा साल जियो। मेरी अर्पिता कितनी प्यारी और समझदार है। आओ मेरे बाजू में अनन्या के साथ बैठो। दादी माँ जैसे ही अर्पिता को बोलने लगी, उन्होंने उसे अपने पास बैठने के लिए कह लिया। जैसे ही उन्होंने ये बात की, उनके आसपास खड़े सारे लोगों के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। वहाँ खड़े सारे लोगों की नजरें अर्पिता पर जाने लगी। वो सब जानना चाहते थे कि आखिर अर्पिता का स्टेटस क्या है। स्वर्णा चाहती थी कि दादी माँ उसकी भतीजी पायल को सबके सामने अपने पास बुलाए और उसकी तारीफ करे, ताकि कुछ देर पहले हुए तमाशे को वो लोगों की नजरों से भुला सके। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। लेकिन जब उसने दादी माँ की बात सुनी, उसका दिल शौक से भर गया। स्वर्णा ने जल्दी ही उन्हें रोकते हुए कहा, माँ, सिर्फ मित्तल परिवार के लोगों को होस्ट टेबल पर बैठने की इजाजत होती है, पर अर्पिता तो सिर्फ एक मामूली नर्स है, उसे यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। जब महेश ने ये सब बातें सुनी, उसका चेहरा मानो बर्फ की तरह जम गया। वो अभी तक चुप था और इंतजार कर रहा था कि कब दादी माँ उसे सबके सामने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाएंगी। एक मामूली सी नर्स को होस्ट टेबल पर बैठा दिया जाए, इस घर के रूल्स का क्या होगा फिर? महेश, जो कि एक मध्यम उम्र का आदमी था, दिखने में बुरा नहीं था। उसके नैन नक्श संजय के नाना जी से काफी मिलते जुलते थे। उसे देखकर लगता था कि उसकी आंखों में कितने ही राज छिपे हैं, इसलिए उसके चेहरे पर हमेशा छल नजर आता। वो ऐसा समझता जैसे मित्तल फैमिली में सबसे ज्यादा पावर उसी के पास है। वो बिहेव भी बिल्कुल उसी तरह करता था। तुम दोनों मियाँ बीवी के मित्तल खानदान के सारे रूल्स को अपनी जबान पर रट लिया है, तो बेशक तुम्हें ये भी याद होगा कि होस्ट टेबल की पहली रो में सिर्फ मित्तल खानदान के जायज बेटे बैठते हैं, ना कि नाजायज। दादी माँ ये कहते हुए स्वर्णा और महेश की ओर देखने लगी, जो कि होस्ट टेबल की पहली रो में बैठे हुए थे। अगर हम यहाँ रूल्स की बातें कर रहे हैं, तो क्या तुम दोनों को भी अपनी जगह से नहीं उठना चाहिए? महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ, इस बात से आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे पास सिर्फ मेरा नाती और मेरी पर नातिन है। अगर कोई भी इस फैमिली में मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो मैं भी उनकी फैमिली में तकलीफ पहुंचाने में हिचकिचाऊंगी नहीं। दादी माँ महेश की बात बीच में काटते हुए अपनी लकड़ी की छड़ी को जमीन पर 2 बार पटक कर कहने लगी। उनके शब्द से साफ स्वर्णा और महेश के लिए चेतावनी जाहिर हो रही थी। मित्तल फैमिली शहर की सबसे बड़ी फैमिलियों में से एक थी। साथ ही उनकी कंपनी का भी पूरे देश में नाम था, जो अब एक नाजायज बेटे को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने वाले थे। हालांकि जब तक दादी माँ जिंदा थी, वही मित्तल हाउस की मालकिन थी। उनके शब्द ही उस घर के कानून थे। महेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बूढ़ी हो जाने पर भी दादी माँ में अब भी मुंह पर जवाब देने की काबिलियत बाकी होगी। उसके पास दादी माँ को देने के लिए कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप हो गया। क्या दादी माँ उसे जानबूझकर इतने मेहमानों के सामने एम्बैरस करने की कोशिश कर रही थी? महेश दादी माँ को बोलने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि पास बैठी स्वर्णा ने उसे रोक लिया। आज माँ का 70वां बर्थडे है। आज के दिन भी तुम उनसे क्यों लड़ना चाहते हो? जब तक माँ खुश है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि होस्ट टेबल पर कौन बैठा है। स्वर्णा ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वो महेश के पास जाकर उसके कानों में कुछ कहने लगी। आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि पूरी दुनिया को तुम्हारे स्टेटस के बारे में पता लग जाए। तुम कितने नाजुक समय पर कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते। इतना सब हो जाने पर भी दादी माँ उन्हें थोड़ी इज्जत देती थी, क्योंकि वो
संजय के नाना जी के साथ अपने रिश्ते की भी इज्जत करती थी और आखिर में महेश था तो उनके पति का ही बेटा। हालांकि संजय को उन दोनों में से किसी की भी फिक्र नहीं थी। अर्पिता के लिए ये सब कुछ नया था। पायल के परफॉर्म करने के बाद वहाँ मौजूद सारे लोगों को उसके हाई स्टेटस के बारे में पता लग जाता। उसके लिए ये गर्व की बात थी कि उसे मित्तल हाउस में परफॉर्म करने का मौका मिला। जल्दी बैठो अर्पिता, परफॉर्मेंस बस शुरू ही होने वाली है। जल्दी बैठो और मेरे साथ मिलकर देखो। दादी माँ ने जब देखा कि महेश और स्वर्णा दोनों चुप होकर अपनी जगह पर बैठ गए हैं, वो खुश होकर अर्पिता को अपने पास बैठाने के लिए कहने लगी। इससे पहले कि अर्पिता कुछ कह पाती, दादी माँ ने संजय के पास की कुर्सी को खींचते हुए उसे वहाँ बैठने के लिए कहा। तुम यहाँ बैठो। अर्पिता को अभी भी थोड़ा अजीब फील हो रहा था कि दादी माँ ने क्यों उसे होस्ट टेबल पर बैठने के लिए कहा। जब अर्पिता ने दादी माँ की बात को सुना, वो दादी माँ द्वारा बताई गई सीट की ओर घूरने लगी। होस्ट टेबल पर दादी माँ बीच में बैठी हुई थी। उनके राइट में संजय और लेफ्ट में अनन्या थी। अनन्या की नर्स होने के नाते अगर वो सच में उस टेबल पर बैठ रही थी तो अनन्या के बाजू में ही बैठना ठीक होता। हालांकि दादी माँ ने उसे संजय के बाजू में बैठने के लिए कहा। अर्पिता वो सुनकर हक्की बक्की रह गई। दादी माँ, बेहतर होगा कि मैं। जल्दी से बैठो और परफॉर्मेंस एंजॉय करो। दादी माँ जल्दी से उसे बैठने के लिए कहने लगी। क्या मित्तल हाउस में भी लोगों के मूड स्विंग होते हैं? अर्पिता ने दादी माँ के कहने पर चेयर को बाहर निकाला और उस पर बैठ गई। जब वो बाजू में मुड़ी तो उसकी नजरें संजय के हैंडसम चेहरे पर जा रुकी। उसने गहरी सांस ली। वो अपने आप को शांत रखने के लिए पानी पीना चाहती थी। जैसे ही उसने पानी का ग्लास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसी वक्त संजय ने भी उसी पानी के ग्लास को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ऐसा लग रहा था मानो वो कितना सेम सोचते हैं। अर्पिता ने जल्दी से अपने हाथ को उस पानी के ग्लास से उठाते हुए शैंपेन के ग्लास को अपने हाथ में ले लिया। बिना कुछ सोचे समझे वो एक सांस में ही पूरी शैंपेन के ग्लास को पी गई। उसे एक घूंट में ही शैंपेन को खत्म कर डकार मारने लगी। उसे पता था कि वहाँ बैठे वो खुद को ही एम्बैरस कर देगी। आखिर में हुआ भी वही। जब उसने देखा कि संजय उसकी ओर फिक्र भरी नजरों से देख रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो उसी शैंपेन के ग्लास में अपने सिर को छुपा ले। स्टेज पर पायल परफॉर्म करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी उसने देखा कि संजय के बाजू में अर्पिता बैठी हुई थी। वो जलन के मारे अपनी मुट्ठियों को बंद करके अर्पिता की ओर देखने लगी। अपने चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश करते हुए वो स्टेज पर जाकर पियानो के सामने बैठ गई। भले ही उसे बाकी सारी चीजों की नॉलेज ना हो, लेकिन पियानो बजाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसने कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते थे। चाहे कोई मित्तल खानदान से हो या पूरे दिल्ली शहर में कोई भी पियानो बजाने में उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे पार्टी में सबको इम्प्रेस करना था। पायल अपने हाथ उठाकर पियानो पर अपनी उंगलियां मक्खन की तरह चलाने लगी। जल्द ही पियानो से आने वाले संगीत ने पूरे हॉल को मधुर आवाज से भर दिया। वो एक बहुत मशहूर गीत को बजा रही थी, जो असल में काफी मुश्किल था। आखिर के हिस्से का टेम्पो बहुत ज्यादा फास्ट था और किसी के लिए भी वहाँ गलती करना आसान था, अगर उसका ध्यान ना होता तो। पायल काफी दिनों से पार्टी में सबको इम्प्रेस करने के लिए उस गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। जब उसने पियानो को बजाना शुरू किया, उसने वहाँ मौजूद सारे मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। मैं देखकर हैरान हूँ कि इतनी यंग लड़की पियानो बजाने में इतनी माहिर है, और ये गाना कितना मुश्किल है, लेकिन वो कितनी आसानी से बजा रही है। बेशक उसके पास खूबसूरती और टैलेंट दोनों है। बिल्कुल। हॉल में हो रही बातें स्वर्णा के कानों तक आ रही थी। पायल की तारीफ होते देख वो अपना सिर भी गर्व से ऊपर करके बैठी हुई थी। अम्मा देखिए, पायल ने आपके बर्थडे के लिए कितनी मेहनत की है। सब उसकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। नॉट बैड, दादी माँ अपने नॉर्मल अंदाज में कहने लगी। वो सुनकर स्वर्णा संजय की ओर देखने लगी, इस उम्मीद में कि वो पायल को माफ कर दे। संजय, पहले जो कुछ भी हुआ
वो जरूर एक गलतफहमी थी। तुम खुद देखो पायल कितनी मेहनत से अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही है। क्या तुम अभी भी उसे घर से निकालना चाहते हो? मित्तल खानदान की मामूली सी नर्स भी पायल द्वारा बजाया हुआ गाना पियानो पर बजा सकती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे बस इसलिए माफ कर दूं? संजय ने अपने हाथ में रखे ग्लास को टेबल पर रखते हुए कहा। उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। क्या मतलब है तुम्हारा? स्वर्णा संजय की बात सुनकर अचरज में पड़ गई थी। अर्पिता ने जब संजय के मुंह से मित्तल खानदान की मामूली सी नर्स भी ये शब्द सुने तो वो भी सोच में पड़ गई थी। इससे पहले कि अर्पिता संजय की बात समझ पाती, संजय फिर से कहने लगा, अगर अर्पिता ने पायल से बेहतर पियानो बजा कर दिखाया तो क्या पायल की गलती की भरपाई करने के लिए तैयार हैं? अर्पिता अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। मिस्टर संजय, मैं एक मामूली सी नर्स हूँ, मेरे बारे में इतना ज्यादा मत सोचिए। मैं ये नहीं कर सकती। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो संजय? ओह, अब अर्पिता की इतनी हिम्मत होने लग गई कि वो अपने इस मामूली से स्टेटस को लिए पायल के साथ अपना कंपैरिजन करेगी। मुझे तो डर इस बात का है कि इसमें कभी अपनी पूरी लाइफ में पियानो को छुआ भी है या नहीं। स्वर्णा ऐसे मुस्कुराने लगी जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। उसे संजय के किए हुए मजाक पर अभी भी हंसी आ रही थी। संजय अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अर्पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया। इस वक्त उसे किसी के स्टेटस की कुछ नहीं पड़ी थी। वो पलटकर संजय की ओर मुस्कुराकर देखने लगी, जिससे पता चल रहा था कि वो झूठी स्माइल दे रही है, इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ संजय ही सुन सके। वो अपने दांतों को चबाते हुए बोली, मिस्टर संजय प्लीज इस तरह बिहेव मत कीजिए, किसी की मौत पक्का आ जानी है। और जिसकी मौत आती वो ना पायल होती ना ही स्वर्णा, बल्कि वो तो अर्पिता थी। अगर वो संजय को इतने सारे मेहमानों के सामने एम्बैरस करती तो पक्का उसे सूली पर लटका देता। जब अर्पिता के मन में खुद को सूली पर लटका हुआ देखने का ख्याल आया, वो सिर से लेकर पांव तक कांपने लगी और भी ज्यादा जोरों से संजय के कंधे को पकड़कर उसे चुप रहने को कहने लगी। वो बस सोच ही रही थी कि इस मुश्किल से कैसे बाहर निकला जाए। उसने संजय को अपने कानों के पास आते हुए देखा। वो धीरे से अपने मुंह को खोलते हुए कहने लगा, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मैं यूजलेस हूँ और मैं तो पायल से डील भी नहीं कर सकता? अब तुम्हें खुद को साबित करने का मौका दे रहा हूँ। अगर तुम इतनी ही अच्छी हो तो साबित करो। अगर वो पायल से जीत जाती तो पायल के अलावा संजय स्वर्णा को भी उसके किए की सजा दे पाता। इस तरीके से अर्पिता अनन्या और उस पर निकाले गए गुस्से का बदला ले पाती। अर्पिता, उसे अब जाकर समझ आया कि संजय सिर्फ रूड और इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि लोगों के खिलाफ शिकवे रखना भी जानता है। उसने तो बस उसे मजाक में कहा था, लेकिन फिर भी संजय अर्पिता को जंग के मैदान में भेजना चाहता था। अर्पिता संजय की ओर अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उसके पास बैठा संजय अपनी आईब्रो उठाकर स्वर्णा की ओर देखने लगा। तो मुझे लगता है कि आप मान चुके हैं। स्वर्णा संजय का सवाल सुनकर हैरान हो गई थी। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि अर्पिता जैसी मामूली नर्स कभी भी पायल जैसा संगीत नहीं बजा पाएगी, और जो संजय इतना श्योर था कि अर्पिता पायल से बेहतर होगी, सिर्फ इसलिए कि वो उसे घर से बाहर निकालना चाहता था, उसे भी मुंह पर अच्छा जवाब मिलता। हालांकि संजय का कॉन्फिडेंस देखकर स्वर्णा को थोड़ा सा डर लगने लगा। क्या होगा अगर अर्पिता कर सकती पायल से जीत गई तो? उसे भी पायल के साथ मित्तल हाउस छोड़कर जाना पड़ेगा। आंटी, मुझे कंपटीशन मंजूर है। पायल अपनी परफॉर्मेंस खत्म करके अपनी तारीफ सुनते हुए सबके सामने स्वर्णा के पास आकर खड़ी हो गई। वहाँ हुई पूरी बात सुनने पर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वर्णा की ओर से उसका कंपटीशन के लिए हाँ कर दिया। पायल, तुम आंटी क्या भूल गई हैं कि पियानो बजाने में मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है? अर्पिता सिर्फ एक मामूली सी नर्स है, उसमें ऐसा क्या है जो मुझसे कम्पीट करे? और तो और उसने आपको इतनी बार एम्बैरस भी किया है। क्या आप उसे दिखाना नहीं चाहती कि आखिर आप हो कौन? पायल अपनी आवाज को धीमी करती हुई स्वर्णा के कान में फुसफुसाने लगी। पायल की बात सुनकर स्वर्णा को पिछली पुरानी सारी बातें याद आ गईं। कोई भी पायल की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को भूल नहीं सकता था। वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती थी कि एक मामूली सी नर्स
किसी प्रोफेशनल पियानो बजाने वाले से ज्यादा अच्छा बजा पाएगी। जब आखिर में जीत स्वर्णा और पायल की होती, न कि वो सिर्फ पायल को मित्तल हाउस में रहने की इजाजत दिलवा सकती और खुद भी मित्तल हाउस में रह पाती, बल्कि उन्हें अर्पिता की बेइज्जती करने का एक और मौका मिल जाता। और तो और वो अर्पिता को मालकिन और नौकर के बीच का फर्क भी समझा पाती। ओके, मैं तुम्हारी बात को मानती हूँ, हम ये कंपटीशन जरूर करेंगे। स्वर्णा अपना सिर उठाकर हंसते हुए टेबल की दूसरी ओर बैठी अर्पिता की ओर देखने लगी। स्वर्णा को पूरा कॉन्फिडेंस था कि जीत उनकी ही होगी। संजय ने अपने टेबल पर रखे वाइन के ग्लास को उठाते हुए अपनी वाइन को ग्लास में ही हिलाने लगा। ग्लास में रखी वो रेड वाइन लाइटों की रोशनी की वजह से चमक रही थी। उसने आराम से वाइन का एक सिप लिया, अपनी नजरें स्वर्णा से हटाकर वहां अर्पिता की ओर देखने लगा, जो कि डर के मारे कांप रही थी। अगर तुम जीत गई तो तुम्हारी सैलरी डबल कर दी जाएगी,